डाल्टन तक वेरी करता है, मतलब लेस देन 1000। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 होता है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं। उसमें एक लिखा हुआ था एक्सेप्ट लिपिड्स, लिपिड्स पाए जाते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, जबकि लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों पाए जाते हैं? उनको पाया जाना चाहिए था एसिड सोल्यूबल पूल में along with other macromolecules। उसका कारण है कि लिपिड्स कंपोनेंट्स हैं मेम्ब्रेन्स के। जितने मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या किसी ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, जितने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं सबों में पाए जाते हैं लिपिड्स पाए जाते हैं। और जब टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पीसेज में टूट जाते हैं और वेसिकल्स के रूप में वो अलग हो जाते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स एसिड इनसोल्यूबल पूल में अलग हो जाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ। और चूंकि मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स पाए जाते हैं तो लिपिड्स भी अलग हो जाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ एसिड इनसोल्यूबल पूल में, जबकि वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये उसमें देखो लिखा हुआ है लिपिड्स आर ए स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड आर अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू, these membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with acid insoluble and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecules. कुछ लिखते रहोगे सर। बोलो, इस बात को समझे सर? हेलो, यस यस सर, यस सर। सभी एक्सेप्ट लोग लिपिड्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं तो इनको एसिड सोल्यूबल पूल में पाया जाना चाहिए था दूसरे माइक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ, जबकि माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इसका कारण है कि लिपिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। और जब टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है तो मेम्ब्रेन्स टूट जाते हैं पीसेस के रूप में और वो अलग हो जाते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, और उन्हीं मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स में लिपिड्स पाए जाते हैं जो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। इसलिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ पाए जाते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में। ठीक है? अब देखो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जितने अमीनो एसिड्स हैं सब में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जो अमीनो ग्रुप है NH2 वो बेसिक होता है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH वो एसिडिक होता है। तो अमीनो एसिड्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing two functional groups, amino and carboxyl. The amino group NH2 is basic, while the carboxyl group COOH is acidic in nature.
ठीक है। यस सर। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अमीनो एंड कार्बोक्सिल। जो अमीनो ग्रुप होता है NH2 वो बेसिक होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एसिडिक होता है। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स, इसलिए कि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं सेम कार्बन एटम पे, और कार्बन एटम है अल्फा कार्बन एटम। जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप, दोनों सेम कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं, और जिस कार्बन एटम के साथ दोनों जुड़े होते हैं वो कार्बन एटम होता है अल्फा कार्बन एटम। चेन में अल्फा कार्बन एटम होता है, तो उसी अल्फा कार्बन एटम के साथ दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए सारे अमीनो एसिड्स को कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। तो द अमीनो एसिड्स आर टर्म्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स as both the carboxyl and amino groups are attached to the same carbon atom, that is alpha carbon atom. ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। अब जो अमीनो एसिड्स हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर जानते हो, CH4 कार्बन एटम के साथ चार हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं। CH4 ये जो चार हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से। तो जितने अमीनो एसिड्स हैं वो सब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं। अब इसमें चार सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, चार अलग-अलग। जैसे एक होता है अमीनो ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अमीनो ग्रुप, एक को रिप्लेस कर दिया कार्बोक्सिल ग्रुप, एक को एक वेरिएबल ग्रुप होता है R उसको कहते हैं, और एक H रह जाता है। तो मीथेन का के सब्स्टिट्यूशन से बनता है अमीनो एसिड। मीथेन के सब्स्टिट्यूशन तो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। There are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, amino group, carboxyl group, and a variable group designated as R group. और हम जाना है, हम लिख रहे भी कम रोक जीवन से मतलब है जी बने थे। बोलो। मीथेन हो गया CH4, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 4 में से 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। एक कर दिया गया कार्बोक्सिल ग्रुप से, दूसरा कर दिया गया अमीनो ग्रुप से, तीसरा एक वेरिएबल ग्रुप होता है R ग्रुप। तो मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से बनता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में जो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं वो एक है H, दूसरा है NH2, तीसरा है COOH, और चौथा एक वेरिएबल ग्रुप होता है R। और जो वेरिएबल ग्रुप R है वो 20 अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, 20 में R ग्रुप अलग अलग होता है, और बाकी तीनों कॉमन होता है। H सब में होगा, सब में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, सब में अमीनो ग्रुप होगा, और जो चौथा ग्रुप R है वो वेरी करेगा। सब में वेरिएबल ग्रुप। ठीक है? यस सर। अब अमीनो एसिड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में अमीनो एसिड्स मोस्टली पाए जाते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में। नेक्स्ट पेज में देखना, एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, और वेरिएबल ग्रुप है R। अब दूसरा उसका
आयन के फॉर्म में है। जब आयन के फॉर्म में होगा तो COO- होगा और NH2 की जगह पर NH3 प्लस होगा। तो पहला जो है वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और दूसरा है आयोनाइज्ड फॉर्म। तो ज्यादातर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में अमीनो एसिड्स आयोनाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ठीक है, एक और कुछ चार्ज अब जो R ग्रुप है, जो वेरिएबल ग्रुप है, जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स में वेरी करता है, वो अलग अलग होता है। जैसे ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, उसमें R की जगह पर H होता है। उसी तरह से एलेनिन है, उसमें R के फॉर्म में होता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कहते हैं CH3 को, और सीरीन में होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। देखो तीनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तीनों का स्ट्रक्चर देखो, जो घेरा हुआ है वो R ग्रुप है। तो ग्लाइसिन में R ग्रुप में H है, एलेनिन में CH3 है, और सीरीन में हाइड्रोक्सी मिथाइल है, CH3OH। तो इसी तरह से 20 अमीनो एसिड्स में जो R ग्रुप है वो वेरी करता है, और बाकी तीनों कांस्टेंट हैं। सब में H होगा, सब में NH2 होगा, सब में COOH होगा। बाकी सब कॉमन है यार, ग्रुप वेरी होता है, वेरिएबल ग्रुप जहाँ भी आ रहे समझा वेरिएबल, वहाँ दूसरा भी होता है कुछ। सर सुनो फिर बोलो। यस सर। यही तो समझ के बैठी और कहाँ से पूछता सुन। कुछ ही हो गया यार, मेरा नेट नहीं चल रहा है। नहीं छोड़ा, तुम्हारे में आ गया, मेरे में आ गया। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यदि किसी कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो उस कार्बन एटम को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और यदि कार्बन एसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। If a carbon atom is attached to 4 different groups, it is asymmetric and therefore exists optical isomerism. तो जितने अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन को छोड़कर, अभी तुम देखो ऊपर में ग्लाइसिन है, यस सर। ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह पर है H। यस सर। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके कार्बन एटम के साथ 4 फंक्शनल ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, इसमें 2 कॉमन हो गया हाइड्रोजन। ग्लाइसिन को छोड़ दो, 2 हाइड्रोजन। जैसे देखो एलेनिन है, तो एलेनिन में चारों अलग अलग है, H है, COOH है, NH2 है, CH3 है। उस तरह से सीरीन है, H है, COOH है, NH2 है और CH3OH है। CH2 है, CH3 है, तो चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। CH2 तो फॉर्मूला। यदि किसी कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो उस कार्बन को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन, और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने अमीनो एसिड्स हैं सबों में एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है और सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो द अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन possess 4 distinct groups R, H, COO-, NH3+, held by alpha carbon atom. Thus, all the amino acids except glycine, where R is equal to H, have optical isomers. और 2 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, D और Al। D हो गया डेक्स्ट्रो और Al हो गया लीवो।
बोलो। यस सर क्लियर है। क्लियर क्या है बोल रहे हो? सर। ठीक है, यस सर क्लियर है। तो ग्लाइसिन का हो गया ना क्लियर कि ग्लाइसिन क्यों नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस सर, 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें। 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब चारों डिफरेंट नहीं है, दो सेम हो गया। ये सब बात याद रखनी है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब 2 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, डी एंड एल। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रोटीन्स में जितने अमीनो एसिड्स होते हैं सब एल फॉर्म में होते हैं। सारे प्रोटीन्स में जो 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं वो सब एल फॉर्म में होते हैं, कोई डी फॉर्म में नहीं होता है। तो लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। एल और अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, तो एल अल्फा अमीनो एसिड्स। अब एल और डी अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एल एंड डी ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करके। तो नेक्स्ट पेज में देखना, ऊपर में है ग्लिसरल्डिहाइड का, जैसे डी ग्लिसरल्डिहाइड है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन एटम्स का बना होता है, तो CHO, CHOH, CH2OH। इसमें जो C के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस साइड में है? राइट साइड में। ये हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड। और उसी में यदि OH लेफ्ट साइड में है दूसरे ए में, तो ये हो गया एल ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए डी और एल यस सर। यस सर। ग्लिसरल्डिहाइड का डी और एल फॉर्म देख रहे हो ना? डी रहेगा जब एच रहेगा, पहले वाले में Yes. OH है राइट साइड में देख नहीं रहे हो? और दूसरे में है लेफ्ट साइड में। यस। तो एक हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा हो गया एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब उसी से कंपेयर करो अमीनो एसिड को। तो एक जो अमीनो एसिड है C है, ऊपर में R है, H है, COOH है और NH2 है राइट साइड में। यस सर। तो यह डी अमीनो एसिड, ये हो गया डी अमीनो एसिड। और उसी में दूसरा देखो NH2 दूसरे साइड में चला गया और बाकी सब उसी तरह से है, तभी हो गया एल अमीनो एसिड। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर क्लियर है। अब देखो अमीनो एसिड्स आर एम्फोलाइट्स। जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें एसिडिक ग्रुप भी पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? एसिड ग्रुप है। और बेसिक ग्रुप भी पाया जाता है NH2। तो चूंकि अमीनो एसिड्स में दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, इसलिए एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इससे इनको कहा जाता है एम्फोलाइट्स कहते हैं। एम्फोलाइट्स का मतलब हुआ दोनों तरह का फीचर शो कर रहा है, दोनों तरह का नेचर शो कर रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। तो अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक हो गया कार्बोक्सिलिक एंड बेसिक NH2 groups. They can donate or accept a proton. Hence they are regarded ampholytes.
तो एम्फोलाइट समझे? यस सर। अमीनो एसिड्स में एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में, और बेसिक ग्रुप है अमीनो ग्रुप के रूप में। तो अमीनो एसिड्स प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं और प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एम्फोलाइट्स। तो दोनों तरह का नेचर शो करता है, एसिड का भी और बेस का भी। एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है? यस सर। बोल दो। यस सर। यस सर। अब देखो, अभी पढ़े हो कि अमीनो एसिड्स मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं आयंस के फॉर्म में। इसमें एक लाइन लिखा हुआ कि द अमीनो एसिड्स रेयरली एग्जिस्ट इन ए न्यूट्रल फॉर्म विथ फ्री कार्बोक्सिलिक एंड फ्री अमीनो ग्रुप्स। रेयरली न्यूट्रल फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH और फ्री अमीनो ग्रुप NH2 इस फॉर्म में रेयरली पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH की जगह पर होता है COO- और NH2 की जगह पे पड़े हुए NH3+। हाँ। इन ए स्ट्रांगली एसिडिक pH मतलब लो pH, the amino acid is positively charged cation, while in a strongly alkaline pH, high pH, it is negatively charged anion. जब स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन होगा, लो pH होगा, तो जो अमीनो एसिड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कटायन के फॉर्म में होगा, और जब स्ट्रांगली एल्केलाइन कंडीशन होगा, हाई पीएच होगा, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एनायन के फॉर्म। बोलो। जब स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन होगा, लो पीएच होगा, तो अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब कटायन के फॉर्म में रहेगा। और स्ट्रांगली एल्केलाइन पीएच होगा, हाई पीएच होगा, तो नेगेटिवली चार्ज होगा, एनायन की तरह रहेगा। ठीक है? यस सर। अब हर अमीनो एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक पीएच होता है जिसपे वो दोनों तरह के चार्जेस बियर करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मतलब एग्जिस्ट करता है ज्यूटेरियन के फॉर्म में। ज्यूटेरियन का मतलब होता है हाइब्रिड। ग्रीक वर्ड है ज्यूटर। ज्यूटर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड के फॉर्म में। इसको डाइपोलर आयन भी कहते हैं। हर अमीनो एसिड का एक खास पीएच होता है जिस पीएच पे अमीनो एसिड पे दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, और एग्जिस्ट करेगा डाइपोलर आयन के फॉर्म में, ज्यूटर के फॉर्म में। तो एग्जिस्ट करता है ज्यूटेरियन या डाइपोलर आयन के फॉर्म। तो each amino acid has a characteristic pH at which it carries both positive and negative charges and exists as deuterium और dipolar ion। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ल्यूसीन। ल्यूसीन का pH है 6। जब 6 होगा pH तो ल्यूसीन ड्यूटेरियम के फॉर्म में पाया जाएगा। और जिस pH पे कोई अमीनो एसिड ड्यूटेरियम के फॉर्म में पाया जाता है, या कोई भी मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम के फॉर्म में, डाइपोलर आयन के फॉर्म में पाया जाता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उस पीएच को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। नो चार्ज। अच्छा। पीएच एट व्हिच ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ए ड्यूटेरियम और डाइपोलर आयन एंड कैरीज नो नेट चार्ज is called isoelectric pH. उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। Thus the molecule is electrically neutral. बस। बोलो।
नो नेट चार्ज 0 है। यस बोलो इस बात को समझे? यस सर। सब समझे? यस सर। यस सर। अब देखो एक दिखाया हुआ है, एक अमीनो एसिड है, अभी न्यूट्रल है। जब लो पीएच होगा तो प्रोटॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन आयन गेन कर रहा है, तो बदल गया कैटायन में, ये NH3+ हो गया। ठीक है? यस सर। और दूसरी तरफ जब हाई पीएच है, एल्केलाइन पीएच है, तो प्रोटॉन वो लूज कर रहा है। यस। और प्रोटॉन लूज करके नेगेटिवली चार्ज हो गया, COO- एनायन के फॉर्म में चला गया। गलती करवा देते नहीं। ये चिन्ह होता अब माइनस से होता ये फिर यदि प्रोटॉन लूज कर दे और ये प्रोटॉन गेन कर ले, तब इसके जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दोनों आयन के फॉर्म में आ जाएंगे, COO- और NH3+। हम तो है तो इस फॉर्म को कहते हैं ड्यूटेरियम। हाँ COO-। इस पे दोनों तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। बता इसको ठीक से पहले देख कर बताओ। कांच में थोड़ा बोर्ड नहीं बनना है। चुप रहा तू, मेरे समझो कुछ ही देख के बताने का है। ऐसे कैसे हो रहा है? यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन जुट गया, तो ये जुटना कैटायन हुआ और निकल जाता तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो एनायन बन गया। और एनायन कब बनता है? जब हाई पीएच रहेगा, और लो पीएच रहता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इससे हाइड्रोजन निकाल दिए, हाइड्रोजन निकाल दिए और इससे इसमें जोड़ दिए हाइड्रोजन, तो ये बन गया ड्यूटेरियम। बोलो देखे? एक निकला एक बार गया। यस सर। यस सर। क्या समझ में आया? यस सर। मतलब पूरी तरह समझ गए हो ना? नहीं सर। यस सर। हाँ यस सर समझ। ठीक है। वैसे समझ गया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लेटर सिंबल से या 1 लेटर सिंबल से। दो तरह से किया जाता है, या तो 3 लेटर का सिंबल देते हैं या 1 लेटर का सिंबल देते हैं। और प्रोटीन्स में जो 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनको 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है अमीनो एसिड्स विद एलिफैटिक साइड चेन। एलिफैटिक साइड चेन का मतलब समझते हो? एलिफैटिक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन को कहते हैं एलिफैटिक चेन। तो जिसका साइड चेन एलिफैटिक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन का सिंबल है 3 लेटर का GLY और 1 लेटर सिंबल हो गया G। एलेनिन ALA 1 लेटर सिंबल हो गया A। वैलिन AL 1 लेटर सिंबल हो गया V। ल्यूसीन LEU और L। आइसोल्यूसीन ILEI। इसमें तो सिंबल में कोई दिक्कत है नहीं, 3 लेटर लेना है या 1 लेटर लेना है। ठीक है, समझ गया। तो वैसे अमीनो एसिड्स 5 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका एलिफैटिक साइड चेन होता है, जैसे वैलिन है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। अब इसमें से जो 3 है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, इनका जो साइड चेन है वो ब्रांच होता है। अब देखो अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वैसे अमीनो एसिड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं
सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन को हम 8वां नंबर में नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। सीरीन, ACR, S, थ्रियोनीन, THR, T। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इसको टिक मार दो। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, पेन। यस सर। पेन रखे हुए हो? यस सर। यस सर, कर दिए टिक। हाँ, तो इसको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सिस्टीन या सिस्टीन दोनों रिलेटेड है, और मिथायोनीन। दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन एंड मिथायोनीन, जिनमें सल्फर होता है। अब चौथा देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स। ऊपर में नहीं लिखे, हम साइड में लिख दिए हैं, ऊपर में छूट गया था। एसिडिक अमीनो एसिड्स, चौथा हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। ये 4 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। इसको भी टिक मारो, चौथा को भी। एसिडिक अमीनो एसिड साइड में देखो लिखा हुआ है। देखे, अब 3 लेटर अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल में देखना होगा। एस्पार्टिक एसिड का होता है ASP या D, 1 लेटर हो गया D। एस्पेराजीन का हो गया ASN या N। ग्लूटामिक एसिड का GLU और E। ग्लूटामीन का GLN और Q। बेसिक अमीनो एसिड्स, इसको भी टिक मारो। मारे टिक? यस सर। लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन बेसिक अमीनो एसिड है? किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? कौन एसिडिक अमीनो एसिड है? तो 3 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब पता नहीं। रिंग स्ट्रक्चर। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफन, ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? और 8वां ग्रुप है इम्यूनो एसिड। अमीनो एसिड नहीं, इम्यूनो एसिड। प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है। NH2 की जगह पर NH ग्रुप पाया जाता है। NH को कहते हैं इम्यूनो ग्रुप। तो इट हैज an immuno group NH instead of an amino group. Therefore, proline is alpha amino acid. Alpha amino acid. हो गया? तो 7 ग्रुप्स हो गए। अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन्स, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सीरीन, थ्रियोनीन, टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मिथायोनीन। एसिडिक अमीनो एसिड्स, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन,
एंड ट्रिप्टोफन और प्रोलीन एक इम्यूनो एसिड है। इम्यूनो एसिड का मतलब हुआ अमीनो ग्रुप की जगह पर इम्यूनो ग्रुप होगा। हम लोग याद है हो गया? यस सर। यस सर। तो ठीक है, टाइम भी समाप्त हो रहा है।